नैनीताल हाईकोर्ट को शिफ्टिंग करने के लिए कुमाऊं गढ़वाल को डिवाइड किया जा रहा है, आप उन्हें बांटा जा रहा है, जबकि कुमाऊं गढ़वाल एक है, यहाँ की समस्याएं एक है, यहाँ के लोगों के उद्देश्य एक है। तो हम चाहते हैं कि इस उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने के लिए हम अगर जीतते हैं तो पूरे उत्तराखंड के समूचे उत्तराखंड को साथ लेकर अपने इस उत्तराखंड में अलग अलग विधानसभाओं में अपने लोग तैयार करेंगे, जिससे कि एक मजबूत टीम इस उत्तराखंड को मिले और वो उत्तराखंड के भविष्य तो उत्तराखंड को आप बोल रहे कि कुमाऊं गढ़वाल में बांटा जा रहा है और पहली भी ये काम हुआ है, तो क्या लगता है आप कौन है ये लोग जो बांट रहे हैं? कौन है ये लोग आप सब जानते हैं। नहीं, जो नहीं जानते उनके लिए बता दें आप। मैं समझता हूँ कि अगर बॉबी पवार ने ये पहल 2024 में की है तो 27 में कई बॉबी पवार उत्तराखंड की विधानसभाओं से दावेदारी करेंगे। तो आपका कहने का मतलब है कि आप 2027 की तैयारी जो है अभी से शुरू कर चुके हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गांव वाला यूट्यूब चैनल के एक और वीडियो पे। आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि आज मेरे वीडियो में आने वाले हैं बॉबी पवार। उत्तराखंड के लिए एक जाना पहचाना चेहरा हो गए हैं अब, और उन्होंने इस बीच चुनाव लड़ा था टिहरी लोकसभा से, अपनी दावेदारी पेश की थी। बहुत कम युवा दोस्तों अभी उत्तराखंड में इस तरह से राजनीति में एक नया चेहरा है जो एक ब्लास्ट की तरह आते हैं राजनीति में। तो फिलहाल कल मेरे गांव यानी कि सोमेश्वर घाटी के लजुड़ा में बॉबी पवार आए थे, तो उनसे काफ़ी अच्छी बातचीत हुई और बातचीत के दौरान उन्होंने दो तीन बातें बहुत बढ़िया से समझाई। एक तो ये कि फिलहाल जो है उत्तराखंड में एक और राजनीति हो रही है गढ़वाल और कुमाऊं को अलग अलग करने की, तो काफ़ी कुछ उनसे बातचीत की। क्या क्या बातचीत हुई वो आपको दिखाते हैं। तो बिना देरी के आज की वीडियो को जो शुरू करते हैं। अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल गाँव वालों को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए। शुरू करते हैं आज की एक खास वीडियो। तो दोस्तों अभी मैं यहाँ पे आ गया हूँ जहाँ पे हमारे बॉबी भाई आए हैं। पवार जी कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, स्वागत है आपका गांव वाला यूट्यूब चैनल में। धन्यवाद बहुत बहुत। तो सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा, अभी आपने एक बहुत बड़ा चुनाव लड़ा है, तो कैसा रहा आपका अनुभव? कौन सी कठिनाइयाँ आई आपको? देखिए, चुनाव लड़ा है परंतु बॉबी पवार ने चुनाव नहीं लड़ा है, खुद अच्छा। जनता ने चुनाव लड़ा है। खुद पूरे टिहरी संसदीय क्षेत्र के जो युवा थे और उसके अलावा अप्रत्यक्ष रूप से जो पूरे प्रदेश के युवाओं का सहयोग मिला, उसके साथ जब युवाओं ने सारे घटनाक्रम का जिक्र अपने अभिभावकों से किया, तो अभिभावक जब जुड़े तो और प्रदेश के जो भूतपूर्व सैनिक हैं, प्रदेश के जो आंदोलनकारी हैं, प्रदेश के जो अधिवक्ता हैं, तमाम प्रकार के संगठन और तमाम प्रकार के क्षेत्रीय दल जिन लोगों ने समर्थन दिया, तो कहीं ना कहीं लगा कि वास्तव में चुनाव जो है वो एक मजबूती से लड़ा गया और कहीं ना कहीं वो तो परिणाम 4 तारीख को आएंगे। पर मैं कहता हूं कि पहली बार इतना बड़ा चुनाव लड़ना अपने आप में एक नया अनुभव है और बहुत कम सीमित संसाधनों में, जो संसाधन हमारे पास नहीं थे वो भी जनता के द्वारा जो संसाधन जुटाए गए, उन संसाधनों के बलबूते ये चुनाव लड़ा गया और पहली बार इतिहास में इतना बड़ा चुनाव बिना शराब के, बिना पैसे के लड़ा गया। तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं ये एक अच्छी पहल थी और बहुत अच्छा अनुभव इस चुनाव में रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि जो बॉबी पवार है युवाओं की बात रखते रखते खुद चुनाव में आगे उतर गए, राजनीति में आगे। तो क्या बेरोजगार संघ का मकसद ही यही था या फिर बाद में ये ख्याल आया कि जरूरी है सत्ता में? बेरोजगार संघ का मकसद क्या है ये तो सभी ने देख लिया है। बेरोजगार संघ पूर्व में भी निरंतर उन सभी उस पर काम कर रहा है जो उनका लक्ष्य है, जो उद्देश्य है, रोजगार की बात हो, भ्रष्टाचार को समाप्त करने की बात हो, या आज भी चुनाव बीत जाने के बाद हम प्रदेश भ्रमण में निकले हैं और प्रदेश भ्रमण में देख रहे हैं कि युवाओं से संवाद कर रहे हैं, युवाओं को जोड़ रहे हैं, युवाओं को जागरूक कर रहे हैं कि अपने अधिकारों के लिए लड़ो। देखिए, चुनाव कोई हमने शौक से नहीं लड़ा है, कोई ऐसा उद्देश्य नहीं था, परंतु जब हम 500 दिनों से देहरादून के भीतर जब एक तिरपाल के नीचे बैठे थे केवल और केवल भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए, भर्ती घोटालों की सीबीआई जांच करवाने के लिए, जब सरकार वो सुध नहीं ले रही थी, हमने चुनाव से पहले भी सरकार और विपक्ष के पास प्रस्ताव रखा कि अगर आप में से कोई भी दल अगर चुनाव जीत जाने के बाद हमें स्टम्प पेपर पर लिख कर देते हैं कि हमारी सरकार आने के बाद हम भर्ती घोटालों की सीबीआई जांच करवाएंगे, जो तमाम और अन्य मांगे हैं, जो कि वार्षिक कैलेंडर की मांग है, तमाम और जो प्रतीक्षा सूची की मांग है, तमाम प्रकार की जो मांगे बेरोजगार संघ की है, उन पर अगर आप सहमति जताते हैं तो हम उस दल को समर्थन करेंगे। परंतु आश्वासन देने के लिए तो सभी दल कह रहे थे कि हम देते हैं, पर जब स्टैम्प पेपर पर लिखने की बात आई तो सब दल पीछे हट गए। मजबूरन हमें इस मैदान में उतरना पड़ा, क्योंकि अगर अपनी बात को प्रमुखता से रखना है, अगर
अपने आप को अगर हम चाहते हैं कि वो नकल रोधी कानून जो आया उसे सशक्त करना है तो हमें वहाँ जाना पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं कि रोजगार नीति बने तो हमें वहाँ जाना पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं कि युवा नीति बने तो वो सड़कों पर नहीं बन सकती, उसे विधानसभा या संसद के भीतर जाना पड़ेगा। तमाम प्रकार की चीज़ें हुई, प्रदेश भर से युवाओं के सुझाव आए, सुझाव के बाद युवाओं का दबाव आया कि आपको इस टिहरी संसदीय क्षेत्र या कोई भी संसदीय क्षेत्र से इस बार ताल ठोकनी है। तो हम लोगों ने टिहरी संसदीय क्षेत्र को चुना और बड़े मजबूती से चुनाव लड़ा और हो सकता है कि 4 तारीख को एक उत्तराखंड में नया इतिहास लिखा जाए। और अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो युवा जागरूक था अपनी पढ़ाई को लेकर, जो युवा जागरूक हो रहा था अपने भर्तियों को लेकर, भ्रष्टाचार को समाप्त करने को लेकर, तो वो युवा राजनीतिक रूप से अगर जागरूक होगा तो जो उत्तराखंड में नीतियों की लड़ाई है, जो नीतियाँ यहाँ के युवाओं को छलने के लिए बनाई जा रही है, जो नीतियाँ यहाँ के युवाओं को फायदा कम नुकसान ज़्यादा देने के लिए बनाई जा रही है, जो नीतियाँ यहाँ युवाओं को रोजगार ना देने के बजाय बाहर के युवाओं को रोजगार देने के लिए बनाई जा रही है, जो नीतियाँ यहाँ तमाम प्रकार के बाहरी एजेंसियों के माध्यम से यहाँ जो हमारे संसाधन हैं उनको लूटा जा रहा है, यहाँ के युवाओं को दरकिनार करा जा रहा है, यहाँ के लोगों को दरकिनार किया जा रहा है। तो उन नीतियों के खिलाफ कहीं ना कहीं हम मजबूती से संसद के भीतर या विधानसभा के भीतर उस बात को रख पाएंगे और अपने इस प्रदेश को बेहतर बनाने के लिए, इस प्रदेश के अस्तित्व और अस्मिता को बचाने के लिए कहीं ना कहीं एक कदम आगे बढ़ेगा। और पीछे से मैं समझता हूँ कि अगर बॉबी परमार ने ये पहल 2024 में की है तो 27 में कई बॉबी परमार उत्तराखंड की विधानसभाओं से दावेदारी करेंगे। तो आपका कहने का मतलब है कि आप 2027 की तैयारी जो है अभी से शुरू कर चुके हैं? देखिए, शुरू क्या होता है कि ये कन्फ्यूजन था लोगों में कि भाई क्या है, अगर 24 का नहीं लड़ते तो ये कन्फ्यूजन 27 तक बना रहता है। पर हम लोगों ने इस कन्फ्यूजन को दूर किया है कि राजनीति को जिस प्रकार से दूषित किया गया है, इस शब्द को जिस प्रकार से बदनाम किया गया है वो गलत है। राजनीति शब्द को दुष्प्रचारित किया गया है, जबकि हम तो कहते हैं कि एक नेता जिसे कहते हैं, नेता तो नेतृत्व करने वाला होता है। नेता तो भगत सिंह जी भी थे, सुभाष चंद्र बोस जी थे, महात्मा गांधी जी थे। तो आज की नेता की जो डेफिनेशन है वो बदल दी गई है। हम चाहते हैं कि एक जो राजनीति जो इस प्रदेश के भीतर स्थापित होनी चाहिए वो 24 वर्षों में नहीं हुई। कोई भी सरकार आई हो, जो सरकार रही हो, उन सरकारों ने लूट खसोट करी। जो भी योजनाएं परियोजनाएं यहाँ आती है, केंद्र के माध्यम से भी यदि आती है, अगर कहीं ना मैं ये कहूँ कि अगर 50,000 करोड़ की कोई योजनाएं आई तो उसकी अटैची वापस 10 से 15,000 करोड़ की अटैची वापस दिल्ली चली जाती है। अगर उत्तराखंड के भीतर ही उत्तराखंड के लोगों के हाथ में ये यहाँ की पावर आ जाए तो मैं समझता हूँ कि इस प्रदेश के लिए बेहतर होगा और इस प्रदेश का विकास होगा। तो काफ़ी कम लोग बॉबी जी हम देखते हैं कि युवा, काफ़ी कम ऐसे युवा हैं जो एक चेहरा बन के उभरते हैं, जिनको लोग पहचानने लगते हैं बहुत जल्दी। उनमें से एक आप हैं, खासकर उस रूप में जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं है राजनीतिक। तो आप कैसे देखते हैं, आपके सपनों का उत्तराखंड कैसा है, एक युवा के सपनों का उत्तराखंड? नहीं, हमारे सपनों का उत्तराखंड वही है जो सपने हमारे आंदोलनकारियों ने देखे थे, जो उन शहीदों ने देखे थे जिन्होंने अपने इस उत्तराखंड बनाने के लिए शहादतें दी थी। क्या आज पलायन रोकने में हमारी सरकार कहीं ना कहीं सफल हो पा रही है? नहीं। क्या यहाँ के युवाओं को रोजगार नीति बनाने में हमारी सरकार सफल हुई है? नहीं। क्या यहाँ तमाम प्रकार की जो समस्याएं हैं, इस पहाड़ में पहाड़ जैसी समस्याएं हैं, इस पहाड़ में क्या शिक्षा व्यवस्था को सुधारने में हमारी सरकारें कामयाब हुई है? नहीं। क्या इस पहाड़ में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने के लिए हमारी सरकारें सफल हुई? नहीं। तो तमाम प्रकार की चीज़ें हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि इस प्रदेश में यहाँ के युवाओं के हाथ में यदि बागडोर दी जाए और यहाँ के वो युवा जिन्होंने बचपन से संघर्ष को झेला है, जिन्होंने इस प्रदेश के भीतर जीवन को अच्छी तरीके से जिया है, मतलब उस चीज़ को झेला है जो बचपन से वो समस्याएं का सामना जो उन्होंने किया है, तो लगता है कि कहीं ना कहीं ये एक नई शुरुआत है। और इसमें जिस प्रकार से हम प्रदेश भ्रमण कर रहे हैं, तमाम प्रकार के युवाओं और अभिभावकों का सहयोग मिल रहा है, तमाम प्रकार के ईमानदार अधिकारियों और कर्मचारियों का सहयोग मिल रहा है, तमाम प्रकार के भूतपूर्व सैनिक, अधिवक्ता और कई संगठन जो चाहते हैं कि जिनके जो प्रदेश के बारे में चिंता करते हैं, उन सबका सहयोग मिल रहा है। तो लगता है कि कहीं ना कहीं एक बड़ी ताकत बन रही है जो कि इस प्रदेश के भविष्य के लिए कहीं ना कहीं सही साबित होगी। तो
बॉबी जी, जैसे कि आप जानते हैं, हम सभी जानते हैं, हमारा जो उत्तराखंड है एक कृषि प्रधान क्षेत्र है, प्रदेश है। लेकिन अभी कुछ सालों में हमारे जो जंगली जानवर हैं जैसे बंदर, सूअर और लंगूर भी अभी अभी इन्होंने काफ़ी जो है खेती को नुकसान किया है। हमारा जो सोमेश्वर घाटी उत्तराखंड पेज है उससे हम लगातार कहते हैं कि ये चुनावी मुद्दा होना चाहिए, बंदर, लंगूर, मतलब जो भी जंगली जानवर हैं जो खेती को नुकसान कर रहे हैं। तो आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, हम क्या देखते हैं, आप हमारे चुनाव के दौरान का जो प्रचार प्रसार है और चुनाव के दौरान के जो हमारे भाषण है उसको उठाकर देख लीजिए। हमारी अगर सबसे बड़ी मजबूती रही है तो यही रही कि हमने स्थानीय मुद्दों को प्रमुखता दी और स्थानीय मुद्दों को उठाया है। हमने कृषि क्षेत्र में किसानों के हित के लिए हमने जंगली सूअर और बंदरों की बात को भी अपने हर मंच से उठाया है। हमने यहाँ के मूल निवास भू कानून के लिए भी हर मंच से अपनी बात को रखा है। जल जंगल जमीन को बचाने के लिए अपने हर मंच से, इस चुनावी मंच से उठाया है। हमने अपने संसाधनों को अपने हाथों में लेने की बात कही है, हर मंचों से इसको उठाया है। पहाड़ में बदहाल शिक्षा और स्वास्थ्य की जो सुविधाएं हैं उनको बेहतर करने के लिए हर मंच से हमने इसको उठाया है। और यही हमारी मजबूती रही है कि हमने टिहरी संसदीय क्षेत्र के भीतर स्थानीय मुद्दों पर जोर देकर पूरी जनता को अपनी ओर मोड़ा है। पूरी जनता का सहयोग हमें तभी मिला है जब हमने स्थानीय मुद्दों पर बात की है। और ये वास्तव में चुनावी मुद्दे होने चाहिए। और चुनाव में उठने का मकसद भी ये था कि जो मुद्दे कहीं ना कहीं चुनावी शोर में दब जाते थे, वो चाहे रोजगार का मुद्दा हो, भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, जल जंगल जमीन का मुद्दा हो, यहाँ पहाड़ों में जिस प्रकार से किसानों को समस्याएं आ रही है, या वो मुद्दे हो, तमाम प्रकार के स्थानीय मुद्दों के लिए हमने जब जोर शोर से ये चुनावी समर में इस मुद्दों को उठाया तो कहीं ना कहीं जनता बहुत अच्छे तरीके से हमारे साथ जुड़ी और जनता ने खुद मैदान में आकर इस चुनाव को लड़ा। ये बताएं, जैसे बेरोजगार संघ है उसका जो एम था वो तो कहीं ना कहीं सरकारी पदों को लेकर था। सरकारी पदों के अलावा उत्तराखंड में अगर आप जीतते हैं और एक नई राजनीति शुरू होती है तो आपका क्या रहेगा? युवाओं को किस तरह से आप रोजगार से जोड़ेंगे? केवल सरकारी पदों में तो आप सबको नहीं डाल सकते। देखिए, तमाम प्रकार की संभावनाएं हैं इस प्रदेश में। जिस प्रकार से टूरिज्म के क्षेत्र में ये उत्तराखंड विकसित होना चाहिए था, हमारी सरकारों ने कुछ ऐसा नहीं किया। नंबर एक बात है। दूसरी बात, सरकारी पदों की बात तो है ही। इसके अलावा जिस प्रकार से हमारे पहाड़ों में बागवानी को लेकर बहुत अपार संभावनाएं हैं, वो बागवानी चाहिए सेब से लेकर आप कीवी वगैरह तमाम प्रकार की बागवानी हो, तमाम प्रकार की चीज़ें हैं। अगर आप पहाड़ में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर कर देते हैं, शिक्षा को बेहतर कर देते हैं, तो यहाँ का युवा इतना सक्षम है कि वो अपने पहाड़ में रहकर, अपने गांव में रहकर अपने आप को रोजगार ढूंढ पाएगा। दूसरी सबसे बड़ी बात है, अगर सबसे ज़्यादा रोजगार यहाँ पर्यटन और खनन और मैं कहूँगा कि इसके अलावा जो अपना ये पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ पर कृषि को लेकर, कृषि से संबंधित है, परंतु कृषि की जो सबसे बड़ी समस्या है, लोग करते तो है परंतु सरकार द्वारा कोई ऐसा रोड मैप तैयार नहीं किया गया है जिससे कि किसान को अपनी आय बढ़ाने में, आय दोगुनी करने में कोई ऐसी वो हो सके। मैं नहीं समझता हूँ कि जो रोजगार की जो यहाँ दिक्कतें आ रही है सरकारी क्षेत्र के अलावा और जो बहुत से क्षेत्र हैं उनमें अपार संभावनाएं हैं। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि यहाँ का युवा सक्षम है, जो मैंने अभी बात कही है, अपने आप को रोजगार स्थापित करने के लिए, परंतु सरकार का कोई उन्हें सहयोग नहीं मिल पा रहा है। और तीसरी सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे रोजगार, जो हमारे संसाधन है, जो जल जंगल जमीन है, उसमें अपार रोजगार छिपा हुआ है, पर आज बाहरी प्रदेश से कंपनियों को लाया जा रहा है, वन निगम का ठेका भी उन्हें दिया जा रहा है, वहाँ के रोजगार भी उन लोगों को मिल रहा है। यहाँ बाहर से कंपनियाँ लाई जा रही है, किसी पूरे पहाड़ को उनके हवाले कर दिया जा रहा है। कोई ऐसी जगह जहाँ पर रोजगार की अपार संभावनाएं हो सकती है, वो सारी चीज़ें किन्हीं औरों के हाथ में देकर हमारे रोजगार को समाप्त किया जा रहा है। हम चाहते हैं कि ये सारे संसाधन हमारे हाथ में आए, हमारे लोगों के हाथ में आए, जिससे कि हमारे लोग स्थानीय स्तर पर ही रोजगार को शुरू कर सके और अपने आप को रोजगार से जोड़ सके। सोशल मीडिया में हमने देखा कि आपको युवाओं का भी बहुत अपार समर्थन मिला। मतलब जब आपकी जनसभाएं हो रही थी उसमें ठीक ठाक भीड़ हो रही थी। आपको लग रहा है कि वो भीड़ आपकी जो है वोटिंग में भी कन्वर्ट हुई है? बिल्कुल। देखिए, जिस प्रकार से युवाओं का समर्थन मिला और युवाओं ने जब अपने अभिभावकों से घटनाक्रम का जिक्र किया तो अभिभावकों का बहुत प्यार मिला। मैं समझता हूँ कि पहाड़ी क्षेत्रों में जहाँ लोग 7-8 बजे सो जाते हैं, अभिभावक और युवा 11-11, 12-12 बजे तक लोग स्वागत के लिए खड़े रहे। तो मैं समझता हूँ कि वोट में कन्वर्ट हुआ है। और जिस प्रकार से टिहरी संसदीय क्षेत्र में जो प्रत्याशी राष्ट्रीय दलों ने दिए थे, उनसे नाराज होकर, उनसे नाखुश होकर
उनके खुद के जो कार्यकर्ता भाजपा और कांग्रेस के थे, उन लोगों ने हमें सहयोग किया है, समर्थन किया है और एक नई उम्मीद के साथ हम लोगों को, पूरी टीम को एक आशा की नज़र से देखा है कि उत्तराखंड के भविष्य के लिए युवाओं को आगे लाना जरूरी है। लोगों ने ये नहीं देखा है कि कैंडिडेट जीत रहा है या हार रहा है, पर लोगों ने ये देखा है कि हमें एक नेता चाहिए और नेता बनाना है, और नेता जनता ही बनाती है। तो लोगों का भरपूर प्यार मिला। ये 4 तारीख को ही पता लगेगा। देखिए तो परिणाम कुछ भी रहे। अभी परिणाम जैसे 4 तारीख को आपके पक्ष में आते हैं और फिर उसके बाद आपको कोई राष्ट्रीय पार्टी एक बड़ा पद ऑफर करती है, तो क्या आप उस तरफ जाना चाहेंगे? नहीं, बड़ा पद क्या होगा? अगर हम सांसद बन गए तो उससे बड़ा पद क्या प्रधानमंत्री हमें बना देंगे? प्रधानमंत्री तो नहीं बनाएंगे, लेकिन सांसद तो रहेंगे हम। निर्दलीय सांसद तो रहेंगे। तो मैं वही कहना चाहता हूं कि राष्ट्रीय दलों के लालच में हमें आना होता तो पहले ही आ जाते, पहले ही उनके टिकट से लड़ लेते। हम क्यों दल बदल कानून का वो अपने आप पर लगाए? हम इस उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधना चाहते हैं। जो आज कुमाऊं गढ़वाल को बांटने की कोशिश हो रही है, ये कोशिश 2000 से जब राज्य बना तब से हो रही है और आजकल भी सुर्खियों में है। नैनीताल हाईकोर्ट को शिफ्टिंग करने के लिए कुमाऊं गढ़वाल को डिवाइड किया जा रहा है, आप उन्हें बांटा जा रहा है, जबकि कुमाऊं गढ़वाल एक है, यहाँ की समस्याएं एक है, यहाँ के लोगों के उद्देश्य एक है। तो हम चाहते हैं कि इस उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने के लिए हम अगर जीतते हैं तो पूरे उत्तराखंड के, समूचे उत्तराखंड को साथ लेकर अपने इस उत्तराखंड में अलग अलग विधानसभाओं में अपने लोग तैयार करेंगे, जिससे कि एक मजबूत टीम इस उत्तराखंड को मिले और वो उत्तराखंड के भविष्य तो उत्तराखंड को आप बोल रहे कि कुमाऊं गढ़वाल में बांटा जा रहा है और पहले भी ये काम हुआ है, तो क्या लगता है आप कौन है ये लोग जो बांट रहे हैं? कौन है ये लोग? आप सब जानते हैं। नहीं, जो नहीं जानते उनके लिए बता दें आप। सब जानते हैं, जो सत्ताओं में रहे हैं, जो सत्ताओं में आना चाहते हैं, जो जिन लोगों ने सत्ता का कई बार सुख भोगा है, ऐसे लोग जिन्हें ये लगता है कि अगर हम कुमाऊं गढ़वाल की राजनीति करें तो कहीं ना कहीं कुमाऊं के कुछ नेता चाहते हैं कि अगर हम कुमाऊं गढ़वाल की राजनीति करें तो कुमाऊं हमारा अप हो जाएगा। गढ़वाल के नेता चाहते हैं कि अगर हम कुमाऊं गढ़वाल की राजनीति करें तो गढ़वाल हमारा अप हो जाएगा। तो इस प्रकार की चीज़ें चलती रही है और हम चाहते हैं कि ये चीज़ें जब तक बंद नहीं होगी तब तक समूचे उत्तराखंड का विकास नहीं हो सकता है। तो ये सबसे बड़ी चिंता का विषय है और हम चाहते हैं कि हाईकोर्ट शिफ्टिंग की जो बात चल रही है उसमें मैंने कल हल्द्वानी में भी प्रेस वार्ता में कहा कि अगर नैनीताल से हाईकोर्ट को शिफ्ट किया जा रहा है, अगर वहाँ पर अव्यवस्थाएं हो रही है तो तराई क्षेत्र में ना ले जाकर किसी पहाड़ी स्थान पर ही हाईकोर्ट की शिफ्टिंग हो, क्योंकि जो पहाड़ी प्रदेश के जो सपने थे, जो संघर्ष था, वो एक पर्वतीय प्रदेश के लिए था। तो मुझे लगता है कि अगर हाईकोर्ट की शिफ्टिंग आप तराई क्षेत्र में करते हो, राजधानी आपने तराई क्षेत्र में कर दी है, तो ये पहाड़ के प्रदेश का जो अस्तित्व है वो समाप्ति हो जाएगा। इसलिए हम चाहते हैं कि गढ़वाल हो, कुमाऊं हो, कहीं भी हो, पर इस पहाड़ी राज्य के लिए जो यहाँ की जो हाईकोर्ट की शिफ्टिंग होनी है वो पहाड़ी क्षेत्र में ही हो, पहाड़ी क्षेत्र में हो। अभी हम देख रहे हैं पिछले कुछ सालों से हमारे जो युवा हैं उनमें राजनीतिक जागरूकता मेरे ख्याल से कम हुई है, क्योंकि जो राजनेता होते हैं वो किसी न किसी लालच में, कोई जैसे शराब बांट देता है, कोई पैसे बांट देता है, उस लालच में वोट अपने लिए और खींच लेता है। तो उससे उन युवाओं को आप किस तरह से बिना शराब और मतलब बिना लालच दिए, इंस्टेंट लालच दिए, जागरूकता ना, रोजगार का लालच तो यह है कि अब रोजगार आप जीतोगे पता नहीं कब मिलेगा, लेकिन पौवा और अद्धा ऐसा है कि वो तुरंत शाम को भी मिल जाता है। तो कैसे इस तरह से जागरूकता आप लाओगे? देखिए, मैं कहता हूँ कि कितनी संख्या में ऐसे लोग होंगे, हमने खुद देखा है, करीब जाकर देखा है। बहुत कम संख्या में ऐसे युवा है जो कि इस प्रकार से लोभ लालच में आकर अपने वोट को उन पर देते होंगे। मैं समझता हूँ ये बहुत कम संख्या है। पढ़ा लिखा युवा जो नशे से दूर है, पढ़ा लिखा युवा जो रोजगार की तलाश में है, पढ़ा लिखा युवा जो प्रदेश की चिंता करता है, उन लोगों को एकजुटता दिखानी जरूरी है। हमारा खुद का चुनाव था, मैं कह रहा हूँ कि 14 विधानसभाएं थी, 2500 बूथ थे। इतने बड़े चुनाव में बिना शराब और बिना पैसे के चुनाव लड़ा गया और लास्ट दिन तक, वोटिंग के दिन तक ये नहीं लगा कि चुनाव में कहीं हम पीछे छूट रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं वही एक बात है कि अगर युवाओं ने ठान लिया, युवाओं ने एकजुटता अगर कर ली, तो उसके आगे सारी शराब, सारा पैसा, सारा लोभ लालच कम पड़ जाता है। इसलिए युवाओं को एकजुटता दिखाने की ज़रूरत है और तभी ये प्रदेश आगे की तरफ बढ़ेगा, तभी ये प्रदेश बेहतर होगा। तो अभी आप सोमेश्वर घाटी में आए हैं, क्या कहना चाहेंगे यहाँ के बारे में?
देखिए, मैं कहना चाहूँगा कि अभी भी यहाँ पर हम देख रहे हैं तमाम प्रकार की जो कृषि यहाँ पर की जा रही है, तमाम प्रकार की, मुझे लग रहा है कि अपर इलाके में यहाँ पर हो सकता है कि बागवानी की भी खेती हो रही हो। तो मैं समझता हूँ कि हमारे किसानों को मजबूत करने की ज़रूरत है। यहाँ के युवाओं को, स्थानीय युवाओं को कैसे कृषि के माध्यम से, बागवानी के माध्यम से कैसे सशक्त किया जाए, कैसे मजबूत किया जाए, ये मिसाल हमारी सरकारों को देनी पड़ेगी। तब जाकर यहाँ का युवा यहीं टिक पाएगा। नहीं तो वही युवा दिल्ली, मुंबई, देहरादून या बड़े बड़े शहरों में जाकर 8 से 10 हज़ार रुपये में, जहाँ उसका कमरे का किराया ही 5-7 हज़ार होता है, वहाँ पर अपने जीवन काटने की बात कर रहा हूँ। और अगर जीवन जीना है तो ऐसे स्थानों पर हमारी सरकारों को मिसालें कायम करनी पड़ेगी कि हमारे किसान भाइयों के लिए क्या हम लेकर आए हैं, बागवान भाइयों के लिए क्या लेकर आए हैं, या जो पर्यटन के क्षेत्र में जो इस प्रदेश में काम कर रहे हैं उनके लिए क्या लेकर आए हैं। आज अगर बजट बन रहा है तो बजट खनन के लिए बन रहा है, बजट शराब के लिए बन रहा है, बजट तमाम प्रकार के उन चीज़ों के लिए बन रहा है जिससे राज्य को फ़ायदा कम नुकसान ज़्यादा हो रहा है। हम चाहते हैं कि ऐसा बजट उत्तराखंड सरकार बनाए जिससे कि तमाम प्रकार के लोगों को, जो इस प्रदेश को आगे बढ़ाने में काम कर रहे हैं, ऐसा बजट अगर बनेगा तो हम समझते हैं कि तमाम प्रकार की इन कठिनाइयों से ये राज्य उभरेगा और ये राज्य मिसाल कायम करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद पवार जी, आपने गांव वाला यूट्यूब चैनल को इतना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ बॉबी पवार, टिहरी लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, लेकिन वीडियो समाप्त करने से पहले गुजारिश है, अगर आप टिहरी लोकसभा क्षेत्र से हैं तो बताएं जरूर कमेंट बॉक्स में कि हवा का जो है रुख किस तरफ है। क्या निर्दलीय प्रत्याशी बॉबी पवार को कहीं से बढ़त मिलती दिखाई दे रही है? क्या इस लोकसभा क्षेत्र में पहली बार इतिहास रचा जा सकता है, या फिर जिस भी पार्टी का जो है दबदबा ज्यादा दिख रहा है वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। आपने किसको वोट किया वो भी आप बताना चाहें तो बता सकते हैं। फिलहाल वीडियो को समाप्त करते हैं और बॉबी भाई को हम बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं उनके राजनीतिक भविष्य के लिए। उम्मीद करते हैं इस तरह के युवा राजनीति में आएंगे और राजनीति को तो बदलेंगे ही, प्रदेश के हालातों में भी जो है सुधार होगा। तो इसी के साथ आज की वीडियो को समाप्त करते हैं। अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल गांव वालों को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ कल सुबह फिर से 8 बजे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। जय श्री राम, टाटा।